तो लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, और कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था, बाइंडिंग एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, आज हम उसके आगे देखेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मिड जी एग्जाम। मैं हूं आपके साथ रवि गुप्ता। हमारा बैच चल रहा है फ्रॉम जीरो टू हीरो, जो कि एक फाउंडेशन बैच है जहां आपको बेसिक से एडवांस सिखाया जाएगा। आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 6 है। ओके, तो देखो आज हमारा जो लेक्चर है इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज जान लो, और ये कि देखो अगर तुम्हारे पास कोई दो एनर्जी लेवल है, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने हालांकि ये डिस्कस किया था, बट ये जो एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल कर दूं कि ये जो दो हमारा एनर्जी लेवल है, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव होता है। अगर एनर्जी हमारी रिलीज होती है तो जो हमारा वैल्यू आता है वो निगेटिव आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ओके, नाउ सी स्पेक्ट्रम क्या होता है। मान लिया कि आपके पास एक प्रिज्म है। ठीक है, ये आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो। प्रिज्म की प्रॉपर्टी क्या है। इस प्रिज्म के ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट हुआ, कोई लाइट इंसिडेंट हुआ तो वो 7 डिफरेंट रेज में बेसिकली क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, जिसको आप विबग्योर बोलते हो। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो स्प्लिटिंग हुई है इसको एक बैंड पे, आपको ये सीधा एक बैंड पे इसका ट्रेसिंग लेना है बिल्कुल। ठीक है, तो जो ट्रेस आएगा इस बैंड पे, ठीक है, बेसिकली उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, हमारा स्पेक्ट्रम है। ओके, तो प्रिज्म प्रिज्म के ऊपर एक लाइट हमने इंसिडेंट करा है, वो लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हुई, और उसी लाइट को हमने एक बैंड पे जब ऑब्टेन किया, ठीक है, तो उसको हमने कह दिया कि ये क्या है, स्पेक्ट्रम है। ओके, नाउ सी स्पेक्ट्रम कितने तरह के होते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जरा समझो पहले, सुन लो पहले मैं क्या बता रहा हूँ। कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस अगर लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो लाइट को जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो लाइट में जो एब्जॉर्ब करेगा उसके पास कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी। ठीक है, क्योंकि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब वो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो कुछ ऐसा वेवलेंथ होता है कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है खुद में और उसको ना एमिट नहीं कर पाता है। ठीक है, कुछ कुछ लाइट के वेवलेंथ ऐसे होते हैं, कुछ कुछ कलर्स के वेवलेंथ बेसिकली, जिनको कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद अगर दूसरे साइड में उसका कलर तुम देखोगे तो कुछ कुछ रेज आपके गायब रहेंगे। जैसा कैसा, यहाँ पे समझो जरा। मान लिया कि आपके पास डिफरेंट कलर के यहाँ पे 4 लाइट है, ठीक है, इनको आप एक बैंड से पास करा रहे हो या फिर किसी सॉल्यूशन से पास करा रहे हो, किसी कंपाउंड से पास करा रहे हो। तो मान लिया कि ये जो आपका लाइट है, ये लाइट नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये जो आपका कंपाउंड या जो सॉल्यूशन है, इसने 2 और 3 के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और बाकी 1 और 4 को पास करा दिया खुद से। तो जहां जहां पे इन्होंने वेवलेंथ को, ये सेकेंड और थर्ड लाइट को एब्जॉर्ब किया है, वहां पे डार्क लाइंस आने लगते हैं, यहाँ पे डार्क लाइंस। ठीक है, ये डार्क लाइंस यहाँ पे आने लगते हैं। समझ में आ रहा है, ये दोनों जगह पे डार्क लाइंस आने लगेंगे। तो एक कलर्ड बैकग्राउंड में जब डार्क लाइंस आते हैं, बेसिकली हम उसको कहते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे देखो कलर चेंज करके मैं बताता हूँ। एक कलर्ड एक कलर्ड बैकग्राउंड पे जब डार्क लाइंस आएंगे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक कलर्ड बैकग्राउंड पे जब डार्क लाइंस आते हैं, सॉरी, एक डार्क लाइन पे जब कलर्ड स्पेक्ट्रम आते हैं, ठीक है, उसका रिवर्स होगा बिल्कुल। तो उसको हम क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जरा समझो। इमिशन स्पेक्ट्रम में होता है कि जो कंपाउंड लाइट को इमिट करे, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को जो इमिट करे, उसको हम क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। बिल्कुल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का उल्टा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा था कि लाइट इंसिडेंट कर रहा था किसी कंपाउंड पे, वो कुछ कुछ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर ले रही थी, और एब्जॉर्ब करने की वजह से वो लाइट दूसरे जगह पे पास नहीं हो पा रही थी, और पास नहीं हो पा रही थी तो डार्क लाइन्स हमको मिल रहे थे। ठीक है, उसके उल्टा बिल्कुल यहाँ एमिशन स्पेक्ट्रम में होता है कि जो कंपाउंड्स है वो एमिट करती हैं लाइट्स को। ठीक है, इमिट करेगी तो लाइट या तो कंटिन्यूअस होगा या तो डिसकंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस कैसा, मान लिया कि आपके पास रेनबो है। रेनबो आपने देखा होगा, रेनबो। तो रेनबो क्या होता है, बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है, आपको पता नहीं चलेगा कि लाल कहाँ खत्म हो रहा है,
ठीक है, कहाँ पे नीला स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे पीला स्टार्ट हो रहा है, ये आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है। एक होता है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस के नाम से ही पता चल रहा है कि वो कंटिन्यू नहीं होगा, वो टूटा टूटा टाइप का होगा। कैसे टूटा टूटा टाइप का होगा, देखो, या तो वो लाइन स्पेक्ट्रम होगा या तो वो बैंड स्पेक्ट्रम होगा। लाइन स्पेक्ट्रम एक लाइन की तरह होगा, ये रेड है, ये येलो है, ये ग्रीन है। और एक होता है बैंड, ये बिल्कुल बैंड की तरह, थोड़ा सा चौड़ा टाइप का। ठीक है, ये एक तरह का स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करता है। और ये सारे अब देखो, ये सारे स्पेक्ट्रम के फॉर्म्स है। ठीक है, स्पेक्ट्रम को स्प्लिट किया पहले एब्जॉर्प्शन एमिशन में, एमिशन को कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को लाइन और बैंड में स्प्लिट किया। ये चीज़ समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हाइड्रोजन एटम बताइए किस तरह का स्पेक्ट्रम शो करेगा। तो हाइड्रोजन एटम हमेशा शो करता है एमिशन, मतलब कि ये, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके सर्कल कर देता हूँ सो दैट कि आपको आसान रहेगा। एमिशन ये, उसके बाद डिसकंटिन्यूअस ये, और लाइन स्पेक्ट्रम ये हाइड्रोजन एटम शो करेगा। ठीक है, एच एटम, ये तीनों स्पेक्ट्रम शो करता है। ये एग्जाम में आता है, JEE मेन या नीट में आता है, एडवांस में तो नहीं आएगा। ये सब JEE मेंस और नीट लायक क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल टाइप के आ जाते हैं कभी कभी। तो इस हम क्यों पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम, क्या फ़ायदा है स्पेक्ट्रम पढ़ने का, ये सारा सिग्निफिकेंस अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, और सारी थ्योरी अभी हम समझेंगे। ओके, नाउ सी, अब होता क्या है, पहले मैं थ्योरी आपको बता देता हूँ, फिर आप ये वाला जो लिखा हुआ है वो आप समझ जाओगे। फिर देखो क्या होता है। यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी लेवल है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और इस इलेक्ट्रॉन को मैंने कुछ एनर्जी दी, और कुछ एनर्जी देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन चला गया बिल्कुल लास्ट वाले सेल में। ठीक, अब लास्ट वाले सेल में जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस से लोअर सेल में आना चाहेगा। अब तुम पूछोगे क्यों। अब तुमको हम छत पे खड़ा कर दें, बिल्कुल बिल्कुल 16th फ्लोर 17th फ्लोर पे। ठीक है, और तुमसे बोला मैंने कि छत से ऐसे बाहर का रोड देखो, बिल्कुल रेलिंग के पास खड़े होके, तो डर नहीं लगेगा क्या तुम्हें? डर लगेगा ना, डाउनफॉल कब मैं गिर जाऊं। ठीक है, तो वो एक डर बना रहता है हमेशा। बट मैं तुमको अगर बोलूं कि तुम बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे बेसमेंट में चले जाओ, वहां से रोड को देखो, तो काफी कंफर्टेबल होके तुम देखोगे। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कि जब वो ग्राउंड सेल में रहता है या लोअर सेल में जब ये रहता है तो काफी स्टेबल इन नेचर होता है, और जैसे हायर सेल में जाता है धीरे धीरे अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो स्टेबल होने के लिए वापस से ये लोअर सेल में आना चाहेगा। ओके, अब देखो, इलेक्ट्रॉन को तो मैंने कुछ एनर्जी दे के भेज दिया हायर ऑर्बिट में। ठीक है, हायर ऑर्बिट में मैंने भेज दिया। अब क्या होता है कि वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जैसे जैसे आता है, वैसे वैसे कुछ कुछ वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज के वेवलेंथ वो इमिट करता रहता है। फिर से सुनो, जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट में जाता है तो अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल हो गया, अब वो स्टेबल होने के लिए वापस लोअर सेल में आएगा, और जब वो हायर से लोअर सेल में आ रहा होता है तब वो कुछ लाइट रेज इमिट करता है। लाइट रेज इमिट करता है, जिसको कि मैंने अभी बताया ना, प्रिज्म वाला, जिसको कि एक बैंड पे अगर हम इसको अगर हम देखें तो अलग अलग कलर्स के हमारे पास वेवलेंथ मिलेंगे, अलग अलग कलर्स के लाइट रेज मिलेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस पूरा होता है। ठीक, अब ये अनस्टेबल यहाँ पे कितना होता है, काफी छोटे समय के लिए यहाँ पे रहता है इलेक्ट्रॉन, ये तुरंत लोअर स्टेट पे आना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलग अलग कलर्स के आपके बैंड मिलेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो बिल्कुल ये जो थ्योरी आपकी मैंने यहाँ पे जो लिखी है, ये बिल्कुल वही है। ये क्या कहता है जरा समझो, कि एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड ऑफ एच एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम, बेसिकली हम बोर्स मॉडल पढ़ रहे हैं अभी, तो ये हाइड्रोजन एटम के बारे में ही बोल रहा है। हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड लेवल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसको कि एक्साइट किया जाता है किसी भी हायर स्टेट में बाय प्रोवाइडिंग सम एनर्जी। कुछ एनर्जी देके इसको एनर्जी प्रोवाइड करके हायर स्टेट में भेजा जाता है। द इलेक्ट्रॉन इन दीज हायर स्टेट्स इज अनस्टेबल। बेसिकली वही काम है ना, कि ऊपर जाएगा तो काफ़ी अनस्टेबल होगा। ठीक है, एंड रिसाइड्स फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। काफ़ी छोटे समय के लिए यहाँ पे रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁸ ओके, एंड जम्प्स बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट, नीचे आ जाएगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द इलेक्ट्रॉन विल emit एनर्जी एंड डिफरेंट कलर्ड लाइंस विल बी obtained फॉर डिफरेंट ट्रांजिशंस विच इज नोन एज स्पेक्ट्रम। वही चीज़ है, जब वो नीचे आ रहा होता है तो काफ़ी अलग अलग कलर्स इमिट करता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं।
बिल्कुल छत वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, सबसे ऊपर जाओगे तो डर लगेगा, लेकिन बेसमेंट में रहोगे तो कोई डर नहीं है, ठीक है। तो सबसे ऊपर आप अनस्टेबल रहोगे। अब एक बात बताओ, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उसको तो दिन रात डर लगा रहता होगा ना कि मेरा पैसा कब कोई कहाँ से चोरी हो जाए, कब कोई मेरा बैंक अकाउंट खाली कर दे। अब जिसके पास पैसे ही नहीं है वो तो बिंदास सोया हुआ है, उसको क्या दिक्कत है, क्या ही डर है उसको चोरी होने का। ये समझ में आ रहा है, बिल्कुल ऐसे रिलेट करो। अब देखो, इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो अलग अलग तरह के लाइट एजिमिट करता है, तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग साइंटिस्ट ने जो रिसर्च किया, अलग अलग साइंटिस्ट थे, नाम हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग साइंटिस्ट थे, सबने अपना अपना डिस्कशन किया और सबने अपना अपना नाम दिया, सबने उसकी प्रॉपर्टी बताई। तो सबसे पहले जो थे वो थे हमारे लाइमन, सॉरी, ठीक है। सबसे पहले हमारे थे लाइमन साहब। तो लाइमन साहब ने कहा कि देखिए, जब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब ऑर्बिट जो इन्फिनिटी पे है, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से अगर n इज इक्वल टू 1 तक अगर कोई लाइन आ रहा है, या फिर n इज इक्वल टू उससे कम, इन्फिनिटी से थोड़ा सा कम, फिर उससे थोड़ा कम, इसका मतलब कि बिल्कुल लास्ट छोर से, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, लेकिन उसका जो एंडिंग है वो n इज इक्वल टू 1 पे ही होना है, ठीक है। मतलब कि ग्राउंड स्टेट इसके लिए क्या है, n इज इक्वल टू 1। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे एक आपको सीरीज मिलेगी, ये जो रेड वाली सीरीज आपको दिख रही है, वहाँ पे एक आपको सीरीज ऑब्टेन होगी, उस सीरीज को हम कहेंगे लाइमन सीरीज, ठीक है। फिर आए हमारे बामर साहब, उन्होंने क्या कहा कि देखिए n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से, यानी कि हायर स्टेट से, हायर स्टेट या फिर आप बोल सकते हो हायर ऑर्बिट से, n इज इक्वल टू 2, इसका मतलब कि ये इसके लिए अब ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, तक जो भी एक आएगा हमारे पास स्पेक्ट्रम, एक जो बैंड हमें मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, बामर सीरीज, उनका था। इन बामर के लिए ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2, लाइमन के लिए क्या था, n इज इक्वल टू 1। ओके, फिर आए पास्चन, उन्होंने भी कहा कि n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से जब n इज इक्वल टू 3, मतलब कि पास्चन साहब का ये था अपना ग्राउंड स्टेट तक आएगा तो ये इनका हो जाएगा। फिर ब्रैकेट आए, उन्होंने कहा कि जब हायर ऑर्बिट से n इज इक्वल टू 4 तक आएगा तो ये मेरा हो जाएगा। और फिर पी फंड आए, उन्होंने कहा कि n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से या हायर सेल से अगर यहाँ तक आए n इज इक्वल टू 5 तक, ये मेरा। और एक और आए थे जिनका नाम था हम्प्री, हम्प्री, उन्होंने कहा कि जब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी या 6 से ऊपर वाले ऑर्बिट से अगर 6 तक आता है तो वो क्या हो जाएगा, हम्प्री सीरीज। बेसिकली n इज इक्वल टू 6 इज डिफाइंड फॉर हम्प्री सीरीज, ठीक है, ग्राउंड स्टेट का। तो ये इतने सीरीज मिले थे वहाँ पे, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग यहाँ पे सीरीज दी थी, ये रीडिंग लेने के बाद, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम का जो रीडिंग है ना, ये पढ़ने के बाद सब साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग यहाँ पे एक रीडिंग दिया था। अब एक बात और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो समझने वाली चीज़ है, बेसिकली आप लोग ये एग्ज़ाम में भूल जाते हो, ठीक है, बट आपको भूलना नहीं है, अभी याद रखने का है। देखो, जो बामर सीरीज है, सॉरी लाइमन सीरीज है, बार बार बामर बोल दे रहा हूँ, सो सॉरी। देखो, ये जो लाइमन सीरीज है, इस लाइमन सीरीज के लिए तो ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 है, ये तो हमें मालूम है, ठीक है। अब देखो, इसके जस्ट ऊपर कौन सा स्टेट है, n इज इक्वल टू 2। इसका मतलब कि अगर ये लाइमन सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट है तो n इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। ओके, तो किसी भी सीरीज का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और उसके ग्राउंड स्टेट का जो ये सेगमेंट होगा, ये जो स्पेक्ट्रम होगा, इसको हम बोलेंगे एच अल्फा। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम समझ जाओगे अभी बामर के केस में। जरा देखो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि देखिए, अगर बामर के लिए n इज इक्वल टू 2 ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, इसका मतलब कि इसके जस्ट ऊपर का जो सीरीज, ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे, एच अल्फा। उसके लिए, बामर के लिए, लाइमन के लिए इसका एच अल्फा क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1। अब एच बीटा की बात आई, तो अगर 2 से 1 था लाइमन के लिए, 2 से 1 था अल्फा, तो 3 से 1 क्या हो जाएगा, बीटा। उसी के हिसाब से 4 to 1 क्या हो जाएगा, गामा। वैसे ही अगर हम बामर का चेक करें तो 3 से 2 क्या था, अल्फा, तो 4 से 2 क्या हो जाएगा, एच बीटा, और 5 से 2 क्या हो जाएगा, एच गामा। ये चीज़ समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है, और बहुत लोग भूल जाते हैं, तो आपको भूलना नहीं है। समझ में आ रहा है बात? मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको ये भूलना नहीं है। ओके, नाउ सी,
इसको बहुत लोग ऐसे फॉर्मूले में लिखते हैं कैसा, कि N2 अगर आपका लास्ट वाला ऑर्बिट है और N1 आपका पहला वाला ऑर्बिट है, तो ये एक फार्मूला होता है। बट इस फार्मूले का वैसा कोई ज़रूरत नहीं, आई थिंक ये लाइमन के लिए था। दिस वन इज़ फॉर लाइमन, एंड N2 इज इक्वल टू N1 प्लस टू, दिस वन इज़ फॉर बामर, एंड वैसे सिमिलरली आपका चलता जाएगा ऊपर। तो इस फार्मूले की ज़रूरत है नहीं हालांकि, बट चलो मैंने आपको बता दिया सो दैट कि आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, ये लाइमन सीरीज और बामर सीरीज का कॉन्सेप्ट है। ओके, आगे देखो क्या है। कैलकुलेशन हम करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। हालांकि देखो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, और एक क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चंस भी इस पे बहुत सारे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम उसका बेसिक्स कुछ देख लेते हैं। देखिए, अगर n इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टियन, ब्रैकेट, पी फंड और हम्फ्री, ऐसे इतने सीरीज हमें ऑब्टेन होते हैं इस स्पेक्ट्रम लाइन पे। ठीक है, तो n आपका क्या है, हायर सीरीज है, तो हायर सीरीज से 1 तक जाएगा लाइमन, हायर सीरीज से 2 तक जाएगा बामर, हायर सीरीज से 3 तक जाएगा पास्टियन, हायर सीरीज से 4 तक जाएगा ब्रैकेट, हायर सीरीज से 5 तक जाएगा पी फंड, और हायर सीरीज से 6 तक जाएगा तो हम्फ्री। हायर सीरीज आपका क्या मतलब कि हायर ऑर्बिट, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, या फिर 1 से ऊपर 2, 3, 4, ये लाइमन के लिए है। ठीक है, दिस वन इज फॉर लाइमन। बामर के लिए n इज इक्वल टू क्या हो सकता है, इन्फिनिटी, ठीक है, फिर 3, 4 डॉट 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 डॉट। ठीक, इसके लिए n इज इक्वल टू क्या हो सकता है, इन्फिनिटी तो हो ही सकता है, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। चलो इसको इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसके लिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, 7 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसके लिए क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 7, 8 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये चीज़ समझ में आ रहा है। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में आता है और ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ओके, नाउ सी, वी हैव अ रेडबर्ग फार्मूला। देखो, हमने पढ़ा है ना कि वेव नंबर क्या होता है। वेव नंबर इज इक्वल टू क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। अगर वेवलेंथ आपका मीटर में है तो इसका पर मीटर होता है इसका एसआई यूनिट। ठीक है, तो देखो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला यहाँ पे जो हमें मिला है, ये हमें दिया था रिडबर्ग साहब ने, एक साइंटिस्ट थे। तो क्या कहता है ये फार्मूला, जरा देखो। सिंस वी नो दैट कि ये न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ होता है। ठीक है, तो और ये बराबर होता है आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वेयर आर इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग ने अपना कांस्टेंट का वैल्यू दिया 109677 इंटू सॉरी सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। अब देखो, इसको आप 10⁵ भी लिख सकते हो फॉर योर कन्वीनियंस। ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन जाएगा बट कैलकुलेशन ईजी होगा। वेयर n1 इज इक्वल टू योर व्हाट, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और n2 क्या है आपका, एक एक्साइटेड स्टेट का ऑर्बिट है। ओके, ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो ये रिडबर्ग फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। ओके, नाउ सी, अब देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। देखो हम प्रॉब्लम करेंगे इस रिडबर्ग कांस्टेंट और ये सब जितने हैं ना, इस सब पे बेस्ट प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एक लेक्चर में पूरा लेंदी करना ठीक नहीं है ना, आप लोग फिर ऐसे बोलोगे कि क्या एक ही क्लास में पूरा कर दिए सर। ठीक है, ओके, नाउ सी, अभी हम पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में, या जिसको हम सीरीज लिमिट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि एनर्जी जो होता है वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेवलेंथ होता है। हमें पता है कि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। चेंज इन एनर्जी बोलो या फिर एनर्जी बोलो, चेंज इन एनर्जी बेसिकली चेंज बताएगा, और एनर्जी सिर्फ किसी एक खास ऑर्बिट की एनर्जी को बताता है। अब देखो लाइमन सीरीज के लिए हम बात करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे सब एक दो बार दो सीरीज के लिए बात करेंगे, सबके लिए वही होगा, ज़्यादा लेंदी हम करेंगे नहीं, बाकी आप लोगों को घर पे करना है। देखो क्या होता है, लाइमन सीरीज की अगर हम बात करें, तो लाइमन सीरीज के लिए जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन का मतलब क्या, देखो ये 1, 2, 3, 4 मान लिया, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, वैसे करते हुए ये इन्फिनिटी तक है। तो होता क्या है कि अगर हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे क्या होगा बताओ, एनर्जी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी ना, याद है -0.84 -1.51 हुआ था, ये -13.6 -3.4 ऐसा हुआ था। इसका मतलब कि हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब ऊपर जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब कि वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आता है।
जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी ऊपर जाते समय वैसे वैसे हमारा वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो अगर ट्रांजिशन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से ग्राउंड स्टेट तक होता है, ठीक है, तब हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी। ये चीज़ समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस तो सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कम, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस उससे ज़्यादा, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस उससे ज़्यादा, और इन्फिनिटी तक जाएंगे तो वहाँ से 1 तक का डिफरेंस सबसे ज़्यादा। तो वहाँ से वहाँ तक का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। ये फिर लाइमन सीरीज के लिए है बेसिकली, ठीक है। तो ट्रांजिशन आपका कहाँ से होना चाहिए, इन्फिनिटी से ग्राउंड स्टेट 1 तक होना चाहिए, तब जाके आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगा। और इसका फॉर्मूला हमें पता है 1/λ, भी हमने जस्ट पढ़ा। रेडबर्ग फॉर्मूला देखो कितने काम का है। n इज इक्वल टू 1 क्या बताता है, n1 इज इक्वल टू क्या बताता था, ग्राउंड स्टेट का, ग्राउंड स्टेट क्या है, n इज इक्वल टू 1। n2 क्या बताता था आपका, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट हमारा इन्फिनिटी। फाइनल फॉर्मूला रखेंगे 1/∞ 0 होता है, 1/n²। यहाँ पे बेसिकली n1 के जगह पे 1 रख सकते हो, r/z², ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा का। क्लियर? तो ये एक मैंने बताया आपको लाइमन के लिए। एक यहाँ पे आप देखो बामर के लिए, बामर के लिए बेसिकली क्या है हमारा, ये बामर है। बामर के लिए बेसिकली क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन n इज इक्वल टू n2, मतलब कि फाइनल जो एक्साइटेड स्टेट है वो कहाँ, इन्फिनिटी, वहाँ से ग्राउंड स्टेट बामर का क्या होता है, 2 होता है। तो फॉर्मूला में हम रखेंगे इसको, तो ये ग्राउंड स्टेट बताता है। ग्राउंड स्टेट की जगह पे क्या रखा हमने, 1 रखा, 2 रखा। n1 इज इक्वल टू बेसिकली 2 2 से कितना हो जाएगा 4, माइनस 1/∞ कितना हो जाएगा 0। और यहाँ से जो लैम्डा आया वो हमारा 4/r/z²। ये समझ में आता है कि नहीं आपको, बताओ। क्लियर है? तो वैसे ही आप निकाल सकते हो पी फंड, ब्रैकेट, पास्चन, जितने भी हैं उनके लिए, ठीक है। देखो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला आज थ्योरेटिकल आज पूरा टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड पूरा का पूरा प्रॉब्लम करेंगे आप, ठीक है। इसलिए आप वरी नहीं होना आपको किसी भी चीज़ के लिए, थ्योरी पढ़ोगे तभी तो प्रॉब्लम बना पाओगे। ओके, नाउ सी वी हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अभी हमने क्या पढ़ा था, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सबसे छोटा। अभी हम पढ़ेंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मतलब कि लैम्डा मैक्सिमम। अब लैम्डा मैक्सिमम कब होता है बताओ, वहाँ पे ट्रांजिशन क्या हो रहा था, देखो 1 2 3 4, n इज इक्वल टू, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दिखना चाहिए। ये इन्फिनिटी तक मान लो, चलो दिस वन इज इन्फिनिटी। अब से सी, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी सबसे ज़्यादा थी, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का वेवलेंथ सबसे कम। अब यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी सबसे ज़्यादा, वेवलेंथ सबसे कम, तो कहाँ का एनर्जी सबसे कम होगा, यहाँ से यहाँ का एनर्जी सबसे कम होगा। यहाँ का एनर्जी सबसे कम होगा तो यहाँ का वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है? वही चीज़ है यहाँ पे। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे लाइमन सीरीज की, इफ़ वी टॉक अबाउट लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज के लिए क्या बोला, क्या बताया मैंने पहले, आप ये समझ पा रहे हो कि नहीं। जो हमारा शॉर्टेस्ट था, शॉर्टेस्ट के लिए मैक्सिमम एनर्जी यहाँ से यहाँ तक थी, तो मिनिमम वेवलेंथ होगा, और जहाँ पे मिनिमम एनर्जी वहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, सिंपल। तो मिनिमम एनर्जी कहाँ से कहाँ तक होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब कि लाइमन के लिए बात करें तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और उसका ग्राउंड स्टेट क्या होता है, n इक्वल टू 1। तो यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी सबसे कम है, तो यहाँ से यहाँ तक का लैम्डा क्या होगा, सबसे ज़्यादा। तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो, 1/λ इज इक्वल टू r/z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। लिख सकते हो कि नहीं, 1/λ इज इक्वल टू r/z², 1/n1 मतलब क्या बताता है आपका, ग्राउंड स्टेट, माइनस 1/n2 क्या बताता है आपका, बोलो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू r/z² इंटू 3/4, यही होगा ना, होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो फर्दर, लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू r/z², यही हो जाएगा। तो ऐसे करके आप सारे सीरीज का निकाल सकते हो। और ये आपका HW भी है, आप निकाल के कमेंट करना कि हाँ निकाल लिया है, ठीक है। ओके, तो ये आपका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करना है, ये हमने सीखा, ठीक है। ये क्या होता है सीरीज लिमिट, ये सब हमने आज सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम कैलकुलेट करेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। अलग अलग ऑर्बिट के लिए स्पेक्ट्रल लाइंस क्या क्या होंगे, और उस पर बेस्ड JEE नीट में आए हुए प्रॉब्लम्स, और कुछ अपने तरफ से भी मैं प्रॉब्लम उसमें रखूँगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।